नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। विश्व प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही सीएम ने नवनिर्मित बागनाथ धर्मशाला और पुनर्निर्मित भैरव मंदिर का लोकार्पण किया। इसके अलावा बिलौना बस डिपो में भी आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर विधानसभा में 19 कार्यों का शिलान्यास किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बैजनाथ मेला डुंगरी हेलीपैड विस्तारीकरण का भी घोषणा की है और साथ ही काफली गैर में डिग्री कॉलेज शुरू करने और वर्तमान शिक्षा सत्र 2022 और 23 से कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति दी। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर बस डिपो के शुभारंभ के अवसर पर लोगों को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बागेश्वर डिपो की सभी बस सेवाएं बागेश्वर से प्रारंभ होकर बागेश्वर पर ही आकर खत्म होंगी। हल्द्वानी से कर्णप्रयाग तक का यह मार्ग भी भारत सरकार ने इसको भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम लोगों ने जैसे 4 धाम में अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं, चारों धामों के लोग दर्शन करने आते हैं, वैसे ही पूरे कुमाऊं मंडल के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी धार्मिक स्थानों को और पौराणिक मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला मिशन जो हमने अपने संकल्प के रूप में लिया है, भाइयों बहनों, उसको हम संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं करना, उनका विस्तार करना, वहां पर आधारभूत संरचना खड़ा करना, वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं जो आवास से लेकर पानी, बिजली, सड़क सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करना एक सर्किट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जहां सिमली, गोल्डन, हमारा गरुड़, बागेश्वर और कपकोट, नीति, सामा होते हुए जौलजीबी तक जो मार्ग ऊंचाई होते हुए जाएगा 288 किलोमीटर का 2 लेन के काम को भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ 4 धाम और बदर रोडों में पूरे उत्तराखंड के अंदर एक कोने से कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतमाला में सड़कों को अंदर से लेकर कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़ सारी सीमाओं को जोड़ने का काम भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है। वहीं नया कार्यक्रम भारत सरकार ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए का नया कार्यक्रम शुरू किया है, पर्वतमाला। जैसे पहले भारतमाला था, उसी तरह से पर्वतमाला आया है और इस पर्वतमाला का भी सबसे अधिक लाभ इसी राज्य को होने वाला है, तो हमारे राज्य उत्तराखंड को होने वाला है। भाइयों बहनों, इसके अलावा जहां अभी बहुत सारे काम, अभी चंदन रामदास जी दिखा रहे थे नीचे, भगवान शिव की मूर्ति बनी है, वहां पर पुल बना है, प्रसादन योजना में अभी 40 करोड़ रुपया और आना है, 40 करोड़ रुपया और आना है। खबर सितारगंज से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज से बरेली के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि काफी लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि सितारगंज से बरेली की बस शुरू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में समस्या से निजात मिल सके। वहीं बताएं, कैबिनेट मंत्री ने रोडवेज बस स्टेशन के शेष कार्य के लिए 50 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत करा है और इसी के साथ मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सितारगंज क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। पिछले दिनों जब मैं सितारगंज आया था पिछले महीने, तो वहाँ पे कुछ संगठनों ने, अनुरोध राय जी ने, कुछ पत्रकारों ने मेरे सामने समस्या रखी कि बरेली की बस होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मंत्री चंदन रामदास जी का, परिवहन मंत्री का और सारे अधिकारियों का कि 1 महीने पहले मैंने इनसे निवेदन किया था, तो आज वो दिन आ गया है कि हमने सितारगंज में एक नई बस सर्विस शुरू करी है, जो सिलवानी से जोरगलिया होते हुए शिवपुर होते हुए सितारगंज जाएगी और सितारगंज के बाद फिर बरेली जाएगी। सुबह 7 बजे शुरू होगी हल्द्वानी से और शाम 4 बजे लौटेगी बरेली से। खबर सितारगंज से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रुद्रपुर स्थित बहुउद्देशीय भवन में अस्थायी खिलौना ग्रोथ सेंटर के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री का महिलाओं ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। 13 गांव के संगठन से खिलौना सेंटर बनाया गया है, जिससे महिलाओं को खिलौना बनाने और विपणन कर रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं इसके अलावा महिलाओं को पहले सरकार की ओर से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था की मदद से सॉफ्ट टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और
सरकार ने खिलौना सेंटर के भवन निर्माण एवं महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 30,50,000 रुपए स्वीकृत दी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि महिलाएं खिलौना ग्रोथ सेंटर में उचित प्रशिक्षण के साथ खिलौना का उत्पाद कर उन्हें बाजारों में बेच सकेंगी, जिसमें सरकार भी उनकी सहायता करेगी, जिससे महिलाओं की आय में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी, जिससे वो और भी ज्यादा अधिक सशक्त बनेंगी। समूह की महिलाओं द्वारा रोजगार स्पेसिफिक नहीं है। ये जितनी भी हमारी समूह की महिला है ट्रेनिंग स्पेशलिंग दी जाएगी। एक ट्रेनर बुलाया जाएगा जो उनको खिलौना बनाना सिखाएगा। 12 तरीके के खिलौने हैं जो वो सीखेंगे। उसके बाद वो बनाने के बाद वो हमारे ग्रोथ सेंटर को खिलौना दिया जाएगा और सरकार उस ग्रोथ सेंटर के द्वारा उस खिलौनों से कटेगी। कोई बिना नहीं है। सीधे सीधे हमारे समूह और हमारी सरकार के बीच का एक काम हो और जो वो ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी सरकार, जो मशीनें दी जाएंगी वो सरकार देगी। तो महिलाओं को बनाया जा सके और सब द्वारा से हमारे उत्तराखंड के खिलौने जो है सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, वो हर जगह, हर दूसरी स्टेटों में। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद में नामांकन के लिए प्रचार लेने के लिए प्रत्याशियों में उत्सुकता नजर आई है। बता दें कि त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने नामांकन सहित मतदान की तिथि की भी घोषणा कर दी है और जिसके बाद प्रत्याशियों में नामांकन करने के लिए पर्चा भरने की होड़ लगी हुई है। वहीं बीडीओ ब्लॉक बहादुराबाद मानव मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 80 ग्राम पंचायतों का मास्टर सेट तैयार किया जा चुका है, बाकी सेट तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही ये भी बताया कि वोटर लिस्ट में कई तरह की तब्दीलियां भी की गई हैं, जिसमें कुछ नाम नए जोड़े गए हैं और इस फेरबदल के बाद जो मास्टर सेट तैयार हुए हैं वो सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। विकासखंड बहादुराबाद में अभी वार्ड मेंबर के, प्रधान के और बीडीसी मेंबर के पर्चे बिकने कल से स्टार्ट हो गए। कल जो पर्चे बिके थे 544 पर्चे हम लोगों ने यहाँ से बिक्री हुआ था और आज का अभी का लेटेस्ट फिगर 729 का है जो अभी तक बिक चुके हैं। तो जैसे अभी 8 तारीख तक इसमें बिक्री हमारी रहेगी, 8 तारीख तक क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है तो तभी तक हम लोग यहाँ पे पर्चों की बिक्री करेंगे। तारीख घोषित हो चुकी है और लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत जोश खोश के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हम भी काफी टाइम से इंतजार में थे और हम भी पर्चा खरीदना है बीडीसी का, तो देखते हैं क्या होता है। ग्राम पंचायत डालवाले से आया हूँ। जैसे के बीच में उत्साह है क्योंकि एक तो समय से चुनाव नहीं हो पाए, 2.25 साल हो गए, जनता इंतजार कर रही थी और बहुत उत्साह है। और यहाँ पे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का तो जिला पंचायत में मिलेगा और यहाँ पे मेंबर का भी पर्चा मिल रहा है। तो हमारे कुछ साथी हैं जो जिनके साथ मैं भी आया हूँ पर्चा लेने के लिए और बहुत उत्साह है लोगों के बीच में, बहुत ही खुशी मना रहे हैं लोग इस चीज की। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब झबरेड़ा पुलिस ने लाखों रुपए की शराब को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। झबरेड़ा थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर मानकपुर बाईपास रोड पर पुलिस टीम के साथ चेकिंग की और चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में लगभग 250 पेटी 240 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामदी की गई और इसके बाद सीओ मंगलौर पंकज गौरौला ने बताया है कि चेकिंग के दौरान 240 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई है, जिनकी कीमत तकरीबन 14 लाख आंकी जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक के पीछे शराब की पेटियों को छुपाने के लिए प्लास्टिक का स्क्रैप भरा हुआ था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का नाम मनोज और अंकित बताया है, वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। रात थाना झबरेड़ा पुलिस द्वारा आगामी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग में मानकपुर तिराहे के पास एक आयशर ट्रक को रोका गया तो उस ट्रक में 240 पेटी चंडीगढ़ मार्का अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसमें इनका जो ड्राइवर है मनोज, वह इसका हेल्पर अंकित को मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार। युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं सूखे नशे के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है और इस अभियान के तहत पुलिस ने एक महिला सहित 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें आरोपियों के कब्जे से 14.16 ग्राम स्मैक और 172 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों के पिछले आपराधिक इतिहास की जानकारी लेती भी नजर आई और कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि काले की ढाल पर सनम और राकेश नाम के तस्कर
स्मैक की बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। नशे के खिलाफ एक देहरादून पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो उत्तरकाशी का रहने वाला है 172 ग्राम चरस के साथ, दूसरा एक महिला और एक लड़का है जो काले गिडाल सपेरा बस्ती के रहने वाले हैं। 15 ग्राम इसमें बरामद हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जसपुर में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की ओर से नशे कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जसपुर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला पट्टी चौहान जसपुर से चांस रिकवरी के दौरान पुलिस टीम ने सलीम उर्फ सोनू और मोहम्मद फैजल को 4.6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि आगे भी नशे कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कल एसआई जावेद मलिक द्वारा दौरान राउंड जो है 2 लड़कों को पकड़ा है स्मैक के साथ में। एक का नाम सलीम है, एक का नाम फैसल है। ये दोनों जामा मस्जिद के पास जो है पकड़े गए हैं। इनके पास से 4.6 ग्राम जो है स्मैक पकड़ी हुई है। जी हाँ, लगातार जो है स्मैक बेचने वालों के विरुद्ध जो भी इस प्रकार के कार्यों को गतिविधियां दे रहे हैं, उन्हें सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सूत्र जो है लगातार इसमें काम कर रहे हैं। सूत्र भी हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार लगाया। बताया जा रहा है कि कमिश्नर दीपक रावत को कई दिनों से जमीनी फर्जीवाड़े मामले की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर दीपक रावत ने शिकायतकर्ता के मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद निरीक्षण किया। इस दौरान दीपक रावत ने कहा कि लगातार जमीनी फर्जीवाड़े मामले की शिकायत सामने आ रही थी, जिसकी हकीकत जानने के लिए शिकायतकर्ता की जमीन के क्षेत्र का निरीक्षण किया। और साथ ही दीपक रावत ने कहा है कि शिकायत के साथ वास्तव में जमीनी फ्रॉड हुआ है शिकायतकर्ता के साथ, और उनके 1800 स्क्वायर फीट में 500 फीट जमीन कम की गई है, जिसे लेकर एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसको लैंड फ्रॉड कह सकते हैं जी। जो जमीन किसी ने खरीदी कुछ समय पहले, आज मौके पे नापे तो उतनी जमीन है नहीं, या वही जमीन किसी और को बिक गई है, या फिर जितनी जमीन खाते में थी उससे अधिक बिक चुकी है। तो आज जो ये मामला है इसमें शिकायतकर्ता ये चंपा जोशी जी हैं देवीधुरा की, और आपका कहना है कि उन्होंने 2019 में जमीन खरीदी थी यहाँ पे, और उसके मुताबिक 1800 स्क्वायर फीट इनकी जमीन थी। आज जब ये मौके पे आती हैं तो 1800 स्क्वायर फीट नहीं है, 500 स्क्वायर फीट इनकी कम हो गई है। अब इसमें यह देखना है कि जब बिल्डर ने इनको बेची थी जमीन, तो ऑब्वियसली जितनी जमीन है उतनी मौके पर होनी चाहिए। अगर किसी और को कब्जा दिया जा रहा है तो इसमें उनकी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें कम करने को लेकर उठा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आज विश्वविद्यालय ने सभी विभागों की डीन के साथ बैठक की, और इस बैठक में विभिन्न विषयों में घटाई गई सीटों को पहले की तरह करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर एमएस नेगी ने इस संबंध में छात्रों को अवगत करा दिया है। बता दें कि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में पहले की अपेक्षा इस साल सीटें घटा दी थी, जिसे देखते हुए छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, और इसके साथ ही छात्रों का विरोध धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन डीन और छात्र नेताओं के साथ सीटों को लेकर बैठक की। छात्रों के पेट्रोल लेकर जाने की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन तहसीलदार भी विश्वविद्यालय पहुंचे, जिसके बाद छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर एमएस नेगी ने कहा कि सभी विषयों की सीटों को पहले की तरह ही कर दिया गया है। उनके और हमारे जो मुख्य नियंता उनकी बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सीटें पिछले बार थी उनको यथावत रखा जाए, और जो हमारी कोर थी वो जो सीट थी उनको कोर के रूप में ये हमने अभी तक हमारे जो अधिष्ठाता जो हमारे ये जो संकाय अध्यक्ष हैं। अल्मोड़ा जिले के भाग्यासैन इलाके में सवर्ण युवती से विवाह करने पर दलित उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की नेता की हत्या के मामले में अब सुरक्षा को लेकर मामला तूल पकड़ने लगा है। बता दें, मृतक ने अपनी सुरक्षा को लेकर 27 अगस्त को जो पत्र दिया था उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सवाल करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने सरकार का बचाव किया है। कि ये जो इस तरह की जो जातीय और जो इस तरह की जो कुंठित मानसिकताओं के जो ये हैं, और जिसके कारण
ये जगदीश चंद्र जैसा एक नौजवान साथी जो एक प्रॉमिसिंग लीडर था, गरीब घर से निकला था, सबको जानता था, उसको जो उसकी जान आपने ली और इतनी क्रूरता के साथ ली, और तब भी मुख्यमंत्री नहीं बोलता, तब भी देश का प्रधान। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध नंदा देवी मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि चंद वर्षीय परिवार ने कदली वृक्षों की विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण कर प्राण प्रतिष्ठा भी की। बता दें कि नंदा की प्रतिमा का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की तरह बनाया जाता है। साथ ही नंदा पर्वत के शीर्ष पर नंदा देवी का वास है और इसके अलावा भगवती नंदा की पूजा तारा शक्ति के रूप में षोडशोपचार पूजन, यज्ञ और बलिदान से की जाती है। बता दें कि मध्यरात्रि में इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा सम्मान होती है और मां नंदा अष्टमी के दिन नंदा सुनंदा पूजा अर्चना में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नंदा देवी की जो है नंदा अष्टमी के रूप में नंदा अष्टमी है। सुबह से 3:30 बजे से लोगों के भक्तों की भीड़ लगे, काफी दूर से लोग आ रहे हैं, काफी संख्या में। सुबह 3:30 बजे से यहाँ लाइन लगी थी, अभी भी भक्त आने में। दिन के टाइम जैसे अभी 11-12 बजे गाँव से लोग पहुँच रहे हैं, बड़ी भीड़ रास्ता हो रही। तो अभी शाम को रहनवाद साहब आए, रात परिवार के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। शाम को विधिवत पूजा किया है, तांत्रिक पूजा की जाती है। माँ भगवती जो नंदा के रूप में हमने मूर्ति का निर्माण कर रखा है, यहाँ पर माँ नंदा सुनंदा के रूप में विराजमान है। ये उत्तराखंड की जो आध्यात्मिक देवी हमारी मां नंदा और सुनंदा हैं, इनका निर्माण जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मूर्तियां हैं ये हिमालय के बिल्कुल हिमालय के आकार की, इसका जो शेप है वो हिमालय के आकार का है। इसको केले के तने से बनाया जाता है। इसका आकार पूर्णतया हिमालय के आकार, क्योंकि शैलपुत्री है, हिमालय की पुत्री है, तो इसका आकार। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के गांव गढ़मीरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने ग्रामीणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आचार संहिता के नियमों की जानकारी दी। साथ ही पंचायती चुनाव के दौरान शराब की तस्करी, लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई गलत टिप्पणी या गलत पोस्ट न करने की हिदायत दी। सभी ग्रामीणों से पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की अपील की गई। पंचायत चुनाव होने उस संबंध में यहाँ मीटिंग की गई थी। गांव वालों के 4 गांव यहाँ आए थे, गढ़, मीरपुर, राजपुर और पूरनपुर। उन लोगों से जो है चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करने के लिए जो है कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है। साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो, इसलिए जो है इसे पर्व के रूप में लेने की जरूरत है। आपस में द्वेष न रखें और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएं, यही इनसे। मुनिकी रेती के कैलाश गेट में रहने वाले स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रेस वार्ता कर यूपीसीएल से घरों के ऊपर से की जा रही हाई टेंशन लाइन को हटाने की मांग की है। प्रेस वार्ता में अनिल रावत ने बताया है कि विद्युत विभाग को इस संबंध में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने का कार्य नहीं किया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर विभाग में जल्द से जल्द हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट नहीं किया गया तो मजबूरन स्थानीय लोगों को बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। तो उनको सुनने में आया था कि कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने दिया ना, ये तार हटवाई उन्होंने दुर्घटना घटने के बाद भी। तो अभी मैंने 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें उनसे जवाब मांगा था कि जो कंपनसेशन दिया है बच्चे को, दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितना दिया है। बट उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया मेरे पास। फिर मैंने अपील की है नई टिहरी में, तो नई टिहरी से भी कोई जवाब नहीं आया। तो सुनने में उन्होंने मुझे वर्बली ये बताया कि अभी हम इस पे कार्यवाही करेंगे और अब इसको कंपनसेशन दिलाएंगे। साल पहले हुआ था, वो बच्चा छत में खेल रहा था और एकदम से तार में चिपक गया, वहाँ झुलस के वहीं तुरंत वहीं खत्म हो गया। वो कौन था बच्चा? वो बच्चा मेरी बहन का बच्चा था। कितने साल का? वो 13 साल का था। ये तार आपकी छत के ऊपर से जा रही है? हाँ जी, हमारी छत के ऊपर से जा रही है। कितनी दिक्कतें होती हैं इससे? बहुत दिक्कतें होती है सर, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कपड़े बच्चे डाल नहीं सकते, मतलब हम कितनी चीजों की हमको दिक्कत है, मतलब डर के मारे। अब इतनी हाई पावर की तार है, वो कुछ कर नहीं सकते हम अपने। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास एक पार्टी के नेता के द्वारा एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन का नक्शा तो पास करा लिया गया है, लेकिन बिना अनुमति के ही काली पन्नी लगाकर बेसमेंट बना लिया गया है, जिसकी शिकायत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से भी की गई है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद भवन का निर्माण बड़े ही तेजी के साथ किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के एई ने बताया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
उसका मानचित्र स्वीकृत है और अभी जो उसकी पहली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के दौरान जो है परीक्षण करके मानचित्र दिया गया है, उसका परीक्षण के लिए जेई को दिया गया है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। रुड़की में लोगों की ब्लॉक कार्यालय में नामांकन पत्र खरीदने के लिए भीड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कल से ही नामांकन पत्र खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। 26 सितंबर को जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और जिला पंचायत सदस्य बीडीसी के चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी गई है। प्रधान पद का उम्मीदवार हूं मैं भी और नामांकन खरीद लिया है और कल से नामांकनों की बिक्री शुरू होगी थी। 6 तारीख से नामांकन दाखिल होने शुरू हो जाएंगे और जो नियम है, जो क्या नाम तारीखों का ऐलान हुआ, उसके मुताबिक 6, 7, 8 में नामांकन दाखिल होंगे और 13 को निशान मिलेंगे। वैसे तो एक तरह से बिल्कुल रुड़की के सोलानी शमशान रोड के मोहल्ले में कुछ समय पहले ही नगर निगम के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन सड़क निर्माण कार्य के दौरान पुलिया भी बनाई गई थी, जो कुछ समय के बाद ही टूट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया बनाते समय घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा नगर निगम के मेयर गौरव गोयल से शिकायत की गई। ग्रामीणों की शिकायत पर मेयर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि नगर निगम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में सब लोगों ने अवगत कराया कि 2-3 महीने पहले जो पुलिया बनी है वह क्षतिग्रस्त हो गई है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए मैंने बार बार बोला है, यहाँ के लोग जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है और इसकी विशेष रूप से जांच होगी और हमारे जेई जो होते हैं निर्माण विभाग के, उनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि गुणवत्ता और मौके पर जाकर के चेक करें। लेकिन जो नगर निगम के जेई हैं वो वास्तव में लापरवाही कर रहे हैं। कई मोहल्लों से शिकायत आई रही है। जगदीश प्यारेलाल जो हमारे जेई हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और काम सही से नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसकी जांच कराने की शासन द्वारा। इसकी कुछ दिन पहले मंगलौर कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इस वीडियो में स्कूल की टीचर छात्राओं से मालिश कराते हुए नजर आई थी। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षिका के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। अब मालिशबाज टीचर ने वायरल वीडियो पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने माइग्रेन का दर्द होने के कारण बच्चों से हल्की सी मालिश कराई थी और उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी अमित कोठियाल ने बताया है कि मामला मीडिया के जरिए उनके संज्ञान में आया था, जिसकी जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जो है कुछ उसमें एडिटिंग है, कुछ सब्जियों की बनी हुई है और लास्ट का जो वीडियो का पार्ट है वो गर्मियों का बना हुआ है और वो वीडियो किस डेट में बनी है, किस सिचुएशन में बनी है, उस समय क्या स्थिति थी उस वीडियो को बनाने वाले की और वो वीडियो बनी है। अब वो तो जिसने ये वीडियो बनाई है, जिस परिस्थिति में ये वीडियो बनी है, उसका कारण क्या है, उसकी मंशा इस वीडियो को बनाने की क्या थी उस समय और उसकी मंशा अब इस वीडियो को वायरल करने की क्या है। मीडिया से ही पता चला था और अखबारों में खबर लगी थी। अखबारों में निकली हुई खबर के आधार पर हमने जो हमारी एक जांच समिति पूर्व में भी मानक चौक के लिए गठित की गई थी, तो जांच समिति को हमने वो मीडिया की रिपोर्ट को दे दिया गया था। उनसे कहा था कि जो है आप इस संबंध में भी पूर्व जांच के साथ साथ इसके बारे में भी संबंधित अध्यापिकाओं से वार्ता कर लें कि ये वीडियो सचमुच में उनका बना हुआ है, किन परिस्थितियों में बना, क्या कारण है। तो हमारी समिति जो है वो अभी जांच रिपोर्ट उन्होंने जमा नहीं की है। जब जांच जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने कहा है कि बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित लाना और ले जाना स्कूल प्रबंधन संचालकों की जिम्मेदारी है। सभी प्रबंधक और संचालक सीबीएसई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें। डीएम ने कहा है कि जिन वाहनों की अभी तक फिटनेस नहीं हुई है वो 1 सप्ताह के अंदर फिटनेस करा लें। जनपद के विभिन्न विद्यालय जो बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को लाते हैं और ले जाते हैं, उसके संबंध में गाइडलाइंस आई हैं स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन गाइडलाइंस को हमने इनके साथ शेयर किया है और इनसे कहा है कि जो भी गाइडलाइंस है उसका संपूर्ण पालन करें ताकि बच्चे सुरक्षित विद्यालय जाएं और पढ़ने के बाद सुरक्षित वापस घर पे जाएं। ये भी आपको लगा होगा। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।